दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत सर। हम पढ़ेंगे आज का अपना टॉपिक भारतीय कृषि। कृषि से सभी परिचित हैं, कृषि को कौन नहीं जानता। खेती है तो हम सबके ऊर्जा के सभी साधन मिल जाते हैं, और अगर कृषि नहीं है तो हम सबको जो हमारी ऊर्जा है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसी संबंध में हम पढ़ेंगे आज भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं उन सब का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में हम जो भी पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पहले एक बार अपन देख लेते हैं। भारतीय कृषि के ऋतु आधारित रूप देखेंगे पहले कि कौन कौन सी ऋतुओं में क्या क्या बोया जाता है, कौन कौन सी फसलें हम लेते हैं, उन सब के बारे में ऋतु आधारित जो भारतीय कृषि का रूप है उसको देखेंगे। और उसमें है खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल और जायद की फसल। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप, यानी जो अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, जैसे जो खाने के लिए हैं या जिनसे तेल निकलता है, या जो अन्य जितने भी अलग अलग प्रकार की फसलें हैं उनमें कुछ विशेष फसलों के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें पढ़ेंगे हम खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, वैसे तो होती बागानी फसलें भी हैं, उद्यान फसलें भी हैं, परंतु ये जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें खेती का कितना योगदान है। वैसे खेती से ही हम सब का जीवन चलता है। कृषि के अगर कृषि ना हो तो हम सब का जीवन ही समाप्त हो जाए, परंतु इस जीवन के साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी कृषि का बहुत सारा योगदान है। तो उसको हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान के बिंदु के अंतर्गत। लीजिए दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बचपन से ही हम ये सुनते आए हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अब दोस्तों इसको कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, या ये जो प्राथमिक प्रकार के व्यवसाय है, आप और उच्चतर अध्ययन करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो कृषि है वो प्राथमिक प्रकार का व्यवसाय है। इसके अलावा फिर द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक, चतुर्थक और आगे व्यवसाय होते हैं। तो ये जो प्राथमिक व्यवसाय है उसको हमारे देश में उसी का प्रधान देश कहा गया है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 54.6% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका आधे से ज़्यादा भाग, ठीक है ना दोस्तों, आधे से ज़्यादा भाग खेती पर निर्भर है, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से तो और भी हो सकते हैं कि जैसे खेती से मिलने वाला कच्चा माल उद्योगों में जाएगा तो वो और दूसरी प्रकार की जो व्यवसाय है उसमें चला जाएगा, पर प्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, और इसी वजह से हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17.4 भाग जो है वो हमको कृषि से प्राप्त होता है। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी भी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद है उसका 17.4% भाग कृषि से प्राप्त होता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें खेती का। ये जो जीडीपी है उसमें जो व्यवसाय होते हैं हमारे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय, उनमें क्रमशः ये ऐसा होता रहता है कि जैसे जैसे वो जो व्यवसाय हैं वो कमी या वृद्धि करते हैं तो उनका जो रेशो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। फिर भी इस देश की सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है वो 17.4% है, जो काफ़ी अच्छा है। अगर आगे हम देखेंगे, भारत में कृषि कार्य लगभग 7,000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और सिंधु सरस्वती सभ्यता से होता रहा है। ये हमने हमारे जो इतिहास या सामाजिक के जो चैप्टर हैं उसमें भी हमने कई बार पढ़ा है, और जो दूसरे जहाँ कहीं भी हमको इसका सोर्स मिलता है तो हमको पता है कि हमारे देश की जो सबसे पुरानी सभ्यता है उस सभ्यता में भी आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले से हम लोग इस कृषि कार्य में और कृषि की जो तकनीकें हैं उन सब से हम जानकार रहे हैं। तो बहुत प्राचीन समय से हम कृषि से जुड़े हुए हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। जो हमारी देश की इकोनॉमी है वो हमारे देश का जो इकोनॉमी का एक आधार है। कृषि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है।
सीधे प्रत्यक्ष रूप से कहें तो भी और अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो भी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो इससे अनाज मिलता है या जो इससे दूसरे फल सब्जियां या पशुपालन या जो भी हमको सीधा प्राप्त होता है वो तो है ही, पर इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चा माल भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इस उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता है वो भी कृषि से मिलता है, या जो दूसरी फैक्ट्रियां चलती हैं या जो भी दूसरी चीज़ें जो मूल रूप से जो ये सब चीज़ें आती हैं वो कृषि से ही आती हैं। तो इसीलिए भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, ऐसा कहा गया है, तथा रोज़गार और आय सृजन का बड़ा साधन है। और खेती है वो रोज़गार के लिए भी और इनकम के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन है। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो खेती होती है उस खेती में कई सारे नवाचार करके और भी ज़्यादा इनकम को बढ़ाने का किया जा रहा है। इससे कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का एक आधार है जो जीडीपी को भी अपना योगदान देता है, देश में लोगों को रोज़गार भी देता है और आय यानी इनकम का भी एक बड़ा साधन है। परंतु मानसून की निर्भरता और उसकी अनिश्चितता और अनियमितता से बाढ़ और सूखे के कारण उत्पादन कम होता है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश की ज़्यादातर खेती मानसून पर निर्भर है। और मानसून को हम सभी जानते हैं, जो वर्षा काल का समय होता है उसके ऊपर निर्भर है। वर्षा काल के समय में जो वर्षा ऋतु से हमको पानी मिलता है वो, और उसके बाद वर्षा ऋतु के पानी से काफ़ी हमारे नदियाँ तालाब जो भरे रहते हैं, तो वो फिर सर्दी काल में शीतकाल में जो फसल होती है उसमें काम आता है। पर किसी साल अगर वर्षा नहीं होती है, मानसून नहीं आता है, तो उस समय हमारी वर्षा ऋतु की फसलें भी ख़त्म हो जाती हैं और फिर आने वाली सर्दी की जो फसलें हैं वो भी ख़त्म हो जाती है और गर्मी तो फिर आगे खड़ी है। तो कुल मिलाकर के जो मानसून के ऊपर निर्भरता है हमारे खेती की, वो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट है, एक इसका नकारात्मक पहलू है। अन्यथा हमारे देश की कृषि बहुत उन्नत है और उसका योगदान भी काफ़ी कुछ है जो अपन इस वीडियो में या आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मानसून की जो निर्भरता है वो हमारे देश में इस कृषि का उत्पादन को कम कर देती है। यदि हमें कृषि का विकास करना है तो इसके प्राचीन स्वरूप और उत्पादन का जीवन निर्वाहन प्रयोजन में परिवर्तन करना होगा। दोस्तों, अगर हमें खेती को विकसित करना है, खेती में से और ज़्यादा इनकम लेनी है, खेती को और ज़्यादा रोज़गार का बहुत बड़ा साधन बनाना है, तो हमें इसके जो प्राचीन स्वरूप है, जो परंपरागत तरीके से खेती होती है वो, और जो उत्पादन का जीवन निर्वाहन प्रयोजन है, यानी खेती का जो प्रयोजन है वो जीवन निर्वाहन का है, यानी हमको जो जीने के लिए मिल गया उतना ठीक है, पर इसको हमने कमर्शियलाइज बहुत कम किया, और चलो किया भी है तो वो बड़े लेवल पर कुछ लोगों के द्वारा किया गया। आज भी देश के जो आम किसान हैं या आम जनता है वो इस खेती को जीवन निर्वाहन का प्रयोजन ही मानती है और उसी के आधार पर खेती की जा रही है। तो अगर हमें कृषि का विकास करना है और अगर हमें आगे आना है, आय के स्रोत बढ़ाने हैं, रोज़गार को बढ़ाना है, देश को और तरक्की करनी है, तो हमें इसके प्राचीन स्वरूप और उत्पादन का जो जीवन निर्वाहन प्रयोजन का तरीका है उसमें परिवर्तन करना होगा, और तभी हम इस कृषि को उच्च लेवल पर ला सकेंगे। कृषकों में अशिक्षा, इसके जो कुछ और नकारात्मक पहलू वो देख लेते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं उनमें अशिक्षा, वो ज़्यादा इतने एजुकेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से जो खेती में फ़ायदा नुकसान होता है, कब कहाँ कैसे, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो कृषकों में अशिक्षा, गरीबी, और गरीबी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें करना भी चाहते हैं, कुछ जानते भी हैं, परंतु उसके लिए उतना कुछ धन की जो आवश्यकता होती है वो नहीं हो पाती, तो भी वो काम नहीं हो पाता। तो कृषकों में अशिक्षा, गरीबी और ऋणग्रस्तता, जो लोन लेकर के साहूकारों से, सेठों से या कहीं और से, तो उन ऋण का कभी मानसून की वजह से फसल नहीं होती है, तो वो ऋण बहुत ज़्यादा चढ़ता रहता है, उसका ब्याज ज़्यादा चढ़ता रहता है, तो इसकी वजह से किसान ऊपर नहीं आ पाता। तो कृषकों में अशिक्षा, गरीबी और ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा, तभी भारतीय कृषि और कृषकों का विकास होगा। अगर हमें खेती को उन्नत बनाना है, खेती को और विश्व लेवल पर और आगे बढ़ाना है, वैसे हम बहुत ज़्यादा विकासशील स्थिति में हैं, परंतु और भी अगर हमें आगे बढ़ाना है तो कृषकों में अशिक्षा, गरीबी और ऋणग्रस्तता को दूर करना होगा, और हम और ज़्यादा कृषि का विकास कर पाएंगे। दोस्तों, आगे का अपना पॉइंट लेते हैं, भारतीय कृषि के विविध रूप। ठीक है, भारतीय कृषि के विविध रूप में भारतीय कृषि के ऋतु के आधार पर रूप,
और दूसरा है भारतीय कृषि में विधियों के उपयोग के आधार पर रूप। ठीक है ना, कृषि के ऋतु के आधार पर रूप, सर्दी, गर्मी, वर्षा, अलग अलग मौसम में ये जो अलग अलग फसलें बोई जाती हैं उनको क्या कहेंगे वो। और एक दूसरा है भारतीय कृषि में विधियों के उपयोग के आधार पर रूप, जिसका हम और आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप। ओके, ऋतुओं के आधार पर रूप में सबसे पहला है खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल जो गर्मी के समय में, ग्रीष्म काल में बोई जाती है, उसको खरीफ की फसल कहा जाता है। दूसरा है रबी की फसल, जो शीतकाल में, सर्दियों के समय में जो बोई जाती है उसको रबी की फसल कहते हैं। और तीसरा है जायद फसल, जो बसंत काल में बोई जाती है। बसंत काल यानी सर्दी और गर्मी के बीच का जो समय होता है वो बसंत काल कहलाता है। तो सर्दी, गर्मी और बसंत काल, ये जो बोने का समय है उसके आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल ये कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ये जो खरीफ की फसल है उसको ग्रीष्मकाल क्यों कहा गया और ऐसा क्यों है वो अपन आगे अभी पढ़ रहे हैं। फिलहाल अपन को इतना याद रखना है कि खरीफ की फसल ग्रीष्मकाल में, रबी की फसल शीतकाल में और जायद की फसल बसंत काल में बोई जाती है। ओके, एक एक करके इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, हमने अभी देखा था, खरीफ की फसल। ओके, ये जो खरीफ की फसल है ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में इनको काटा जाता है। ओके, जून जुलाई में बोई जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं ये जो महीना होता है जून का महीना, वो बहुत ज़्यादा तापमान वाला महीना होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसी महीने में होता है। तो जिन फसलों के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि खरीफ की फसल को ग्रीष्मकाल कहा गया है। रियल में जब इसको बोया जाता है या जब भी ये उनको ज़मीन के अंदर इनके बीज डाले जाते हैं, तब उस समय उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो समय है जून और जुलाई का, उस समय तापमान भी अधिक होता है और वर्षा की वजह से नमी या आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो खरीफ की फसल को इसलिए कहा गया ये ग्रीष्मकाल, ताकि क्योंकि इसमें टेम्परेचर या तापमान की अधिकता की आवश्यकता होती है। तो खरीफ की फसलें उनको कहा जाता है जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ओके, इसके उदाहरण हैं जैसे चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन एक्स्ट्रा। यानी ये जो फसलें हैं इनके उदाहरण याद रखने हमको। और वैसे हम सभी लगभग ये जानते भी हैं कि ये फसलें खरीफ की फसलें हैं और इनको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इनको काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन। अगली है रबी की फसल। रबी की फसल ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये शीतकाल की फसलें, यहाँ पर टेम्परेचर इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए जब इनको बोया जाता है, तो इसलिए इनको शीतकाल की फसलें कहा। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें देखा था, रबी की फसल शीतकालीन वाली फसलें हैं। तो जो फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं वो रबी की फसल कहलाती हैं। उसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे गेहूँ, चना, जौ, तिलहन यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, जैसे अलसी, सरसों, ये तेल निकलने वाली जो भी फसलें हैं, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल, ये सब रबी की फसल के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की एक और फसल है जायद फसल। ऐसी फसलें जो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं तथा जून जुलाई में काटी जाती हैं। अब ये जो इसकी बुआई का समय है मार्च अप्रैल का, वो बसंत काल का समय कहलाता है, यानी जब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, इसलिए इसको जायद की फसल को बसंतकालीन फसलें कहा जाता है। अन्यथा इसको काटने का जो समय है जून जुलाई, और उसके बड़े होने का जो समय वो गर्मी का है जायद की फसल का। ठीक वैसे जो अपन ने खरीफ की फसलों का देखा था तो वो वर्षा काल का है, उसकी जो आगे पनपने का जो समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो वर्षा काल का समय है। परंतु जो बोने का समय है उसके आधार पर हमने इनको अलग अलग तरीक़ों में बांटा है। तो जायद की फसल जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है वो जायद की फसल कहलाती है।
इसके उदाहरण हैं जैसे हरी सब्जियां, चारे की फसल, तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद की फसल के उदाहरण हैं। दोस्तों, भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप कुल 3 हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। और उसको याद रखने का भी थोड़ा एक तरीका है, जो मैं कभी पढ़ता था तो उस समय मैं इस तरह से याद रखता था। तो रबी सर्दी, ठीक है, इससे मिलता जुलता शब्द है, रबी सर्दी। और फिर जायद जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बसंत का समय, ये जायद। तो रबी से आपको सर्दी याद रखना है, खरीफ से गर्मी याद रखनी है और जायद से बसंत या वर्षा। तो रबी एक सर्दी याद होगी तो उसके पहले और उसके बाद ये भी याद कर सकते हैं अपन, सर्दी, गर्मी, वर्षा, इस तरह से। तो ये भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर रूप हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आगे आपको और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होंगे, जिससे आपके अध्ययन में कभी बाधा ना आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि समय पर आपको ये नॉलेजेबल जो वीडियोज़ हैं वो मिल पाएँ। ओके, धन्यवाद।